हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी भली-भाँति कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी के लिए पता है, अगर हम एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की बात करें, तो जो हमारा एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है, वो हमारा जनवरी के मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। लगभग जनवरी या तो फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में, ऐसा अभी डेट उन लोगों ने मेंशन की है। तो अगर जनवरी को एग्ज़ाम को जनवरी में अगर हम माने, तो हमारे पास अब ज़्यादा समय नहीं रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल को लेकर के। अगर हम भारत के भूगोल की बात करें, तो यहाँ से एसएससी जीडी में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम जो भारत के भूगोल की एक पूरी श्रृंखला स्टार्ट करेंगे, उसमें कुछ लेक्चर रहेंगे हमारे, और प्रत्येक लेक्चर क्या है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को रहने वाला है, जो कि हमारा ये सभी जो लेक्चर रहेंगे हमारे, वो एसएससी जीडी का जो भी सिलेबस है उसको ध्यान में रख करके बनाए जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी के लिए ये श्रृंखला, इसके सभी लेक्चर पसंद आएंगे। तो आज हम अगर बात करें, तो आज हम भारत के भूगोल में एक पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। वो लेक्चर रहने वाला है हमारा, उस लेक्चर का नाम है भारत की भौगोलिक स्थिति। यहाँ से अगर हम ये पहला लेक्चर है हमारा, तो अगर यहाँ से बात करें, तो यहाँ से एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बनते रहते हैं। तो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो लेक्चर को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपका कोई एग्जाम रिलेटेड फैक्ट नहीं छूटे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करें, तो इसमें हम क्या क्या जानने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले ये जानते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, तो भारत की जो अवस्थिति है, कि भारत का जो विस्तार है, वो हमारा कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश तक है। साथ ही साथ भारत से एक कर्क रेखा गुजरती है, एक अक्षांश गुजरता है जिसका नाम है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। वो कहाँ से होकर के गुजरती है। और यहाँ पे हम देखेंगे भारत के पड़ोसी कितने देश हैं, उनसे भारत की कितनी सीमा लगती है। भारत की तटीय रेखा की बात करेंगे, साथ ही साथ भारत की स्थलीय सीमा रेखा की भी बात करेंगे। तो लेक्चर काफ़ी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए चलते हैं इस पर। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करें, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, ये जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा अवस्थिति और विस्तार। तो अब हम जानेंगे भारत का विस्तार क्या है। तो अगर हम भारत का विस्तार की बात करें, तो भौगोलिक दृष्टि से भारत का जो मुख्य भूभाग है, अगर हम भारत की इंडिया के मैप की बात करें, तो यहाँ पे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारत का जो विस्तार है वो 8.4 से स्टार्ट हो जाता है। 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37.6 उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? 8.4 उत्तरी अक्षांश से, और कहाँ तक फैला हुआ है भारत हमारा? 37.6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। अगर हम भारत के देशांतरी विस्तार की बात करें, तो भारत हमारा 68 पूर्वी देशांतर से 68.7 यहाँ पे पड़ता है हमारा, 68.7 पूर्वी देशांतर से, और 97.25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 से स्टार्ट हो जाता है, और 37.6 पूर्वी देशांतर तक उसका विस्तार है, उत्तरी अक्षांश तक, सॉरी। अगर हम देशांतर की बात करें, तो 68.7 देशांतर से हमारा इसका विस्तार स्टार्ट हो जाता है भारत का। तो देखो, 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से इसका विस्तार कहाँ तक जाता है? 97.25 पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार जाता है। अगर हम भारत के द्वीप समूहों को भी यहाँ पे शामिल कर लें, तो एक पॉइंट यहाँ पे पड़ता है निकोबार में, अंडमान निकोबार में। तो वो जो पॉइंट है हमारा इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट की अगर हम बात करें, तो इंदिरा पॉइंट 6.4 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो भारत के अगर कुल दक्षिणी विस्तार की बात करें, तो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा? 6.45 उत्तरी अक्षांश से ही भारत का विस्तार स्टार्ट हो जाता है।
अगर हम भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अब इसी चीज को हम मैप पर समझने का प्रयास करते हैं। आइए, अब देखो ये हमने यहाँ पे इंडिया का मैप लगा रखा है। अब देखो यहाँ पे अच्छा समझ में आएगा। अब देखो अगर हम यहाँ पे समझने का प्रयास करें तो ये है, देखो हमारा दक्षिणतम बिंदु जो कि स्थल पे स्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो ये जो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये है 8.4 डिग्री देशांतर, जो उत्तरी अक्षांश है, ठीक है ना। अब अक्षांश और देशांतर को समझने के लिए ये देखो, अक्षांश और देशांतर समझ लो। अक्षांश क्या होता है? पूरब से पश्चिम, ठीक है ना। पूरब से पश्चिम एक काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं ग्लोब पर इस प्रकार, तो इनको क्या बोला जाता है? अक्षांश बोला जाता है। और एक रेखा ऊपर से ध्रुवों को मिलाती हुई खींची गई है, इनको क्या बोला जाता है? देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर से इधर देखोगे तो इधर लाइन जानी है और इधर देखोगे तो इधर लाइन, 180 लाइनें इधर, 180 लाइनें इधर। ऐसे ही 0 डिग्री एक लाइन है जिसको क्या बोला जाता है? 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा क्या करती है? जो पूरा जो ग्लोब है उसको 2 बराबर भागों में बांटती है और 90 इधर जाता है, 90 अक्षांश इधर हैं और 90 अक्षांशी हमारे इधर हैं। तो जो अक्षांशी रेखा और जो देशांतरी रेखा है वो किसी भी देश या किसी भी स्थान को ग्लोब पर बताने में सहायता करती हैं हमारी। तो इधर अगर पूर्वी साइड चलेंगे तो ये कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में बांटता है, एक तो उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। तो भारत हमारा कहाँ पे स्थित है? उत्तरी भाग में स्थित है। तो जब भी हम बात करेंगे इसके विस्तार की तो उत्तर ही उत्तर रहने वाला है, ऐसा नहीं है ये भारत का तो रहेगा, ये भारत का तो ये दक्षिणी साइड है और ये उत्तरी साइड है। लेकिन भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? 2 गोलार्धों में बांटा जाता है भूमध्य रेखा के द्वारा। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जब भी हम बात करते हैं अक्षांशों की तो उत्तरी ही बात करते हैं। अगर यहाँ पे देखोगे तो देशांतर पूरब और पश्चिम 2 भागों में बांटता है, तो भारत कहाँ पे स्थित है? पूरब में पड़ता है। तो जब भी हम बात करते हैं यहाँ भी पूरब लगाते हैं, यहाँ भी पूरब लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे मैप पे और समझते हैं। देखो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करें तो देखो भारत कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? 8.4 क्या पढ़ोगे इसको? उत्तरी अक्षांश से कहाँ तक जाता है? 37.6 तक जाता है। अब देखो अगर हम देशांतरी विस्तार करें तो देशांतरी विस्तार कहाँ से स्टार्ट हो जाता है भारत का? देशांतरी विस्तार 68.7 से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जाता है 97.25 तक, ठीक है ना। तो ये इसका देशांतरी विस्तार है। तो अब हमने ये मैप पर समझ लिया है, इस मैप को हम बार बार यूज करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है। कितना स्थान रखता है? 7वां स्थान है इसका। तो ये कई बार पूछ चुका है एग्जाम में कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर हम विश्व के स्थलीय भाग की बात करें तो विश्व के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% भारत के पास स्थलीय भूभाग है। तो कुल भूमि कितनी है? अगर मान लिया जाए 100% तो उसमें से कितना है? 2.4% भाग भारत ने घेर रखा है। अगर हम उत्तर से दक्षिण तक इसके विस्तार की बात करें तो 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर इसका विस्तार है। 2933 ये विस्तार है हमारा पूर्व से पश्चिम तक। अब देखो भारत से बड़े राज्य, जो भारत से बड़े देश हैं उनके बारे में हम देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से देश भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। तो भारत से रूस बड़ा है, कनाडा बड़ा है, चीन बड़ा है, अमेरिका बड़ा है और ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो भारत हमारा कौन सा आता है? देखो सबसे पहले नंबर पे अगर देखें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है विश्व में? तो रूस का। दूसरे नंबर पे आता है हमारा कनाडा, तीसरे नंबर पे आता है चीन, चौथे नंबर पे आता है अमेरिका,
5वें नंबर पर ब्राज़ील, 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर क्या आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत आता है। यह हमें इसी क्रम में याद करने हैं। इसका एक ट्रिक भी होता है, उससे आप ध्यान में रख सकते हो कि तीसरे स्थान पर कौन सा आता है, दूसरे, उससे क्रम में लग जाते हैं। तो एक ट्रिक होता है इसका, रुक चीन अब आ भारत, चीन, रुक चीन अब आ भारत, ठीक है ना। रू से हो जाता है हमारा रूस, और का से कनाडा, चाइना से चीन से चीनी है, आ से क्या हो जाता है अमेरिका, बा से ब्राज़ील, आ से हो जाता है फिर ऑस्ट्रेलिया, भा से हो जाता है भारत। तो ये काफ़ी प्रचलित ट्रिक रहती है हमारी, रुक चीन अब आ भारत याद करने की। अब देखो इसको मैप पर समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो दोबारा अगर हम मैप लगाएं तो देखो, अगर हम पूर्व से पश्चिम विस्तार और उत्तर से दक्षिण विस्तार, ये यहाँ पे मैप पे देखते हैं तो देखो एक बिंदु पड़ता है यहाँ पे गुजरात में, गोरमाता बिंदु, जो कि भारत का क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु है। और पूर्वी बिंदु पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में किबुधु, क्या पड़ता है, किबुधु यहाँ पर पड़ता है। तो पश्चिम से पूर्व विस्तार करें या पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई देखें भारत की, तो कितनी लंबाई है भारत की, 2933 किलोमीटर। और एक बिंदु पड़ता है हमारा इंद्राकोल, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वर्तमान में भी लद्दाख में है, 37.6। तो यहाँ से लेकर के और दक्षिण तक कन्याकुमारी तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, 3214। तो 3214 उत्तर से दक्षिण लंबाई, और पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी है इसकी, 2933। तो ये हमने मैप पे देख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगर हम आगे बात करें तो देखो, अब यहाँ से प्रश्न पूछता है कि देश की अंतिम सीमा बिंदु, कि देश का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, देश का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, और देश का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो देखो, अगर देश के हम सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु है हमारा किबुधु, कौन सा है, किबुधु। और ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी बिंदु है हमारा गोरमाता, गोरमाता, ये कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कोयल, ठीक है ना, इंदिरा कोयल। और दक्षिणी बिंदु क्या है, केप कमोरिन, केप कमोरिन कहाँ पे पड़ता है तुम्हारा, ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में। या फिर ये तो क्या है, ये भूमि पर स्थित एक बिंदु है, सही है ना, ये कहाँ पे है, भूमि पर, दक्षिणतम बिंदु जो कि भूमि में स्थित है। लेकिन अगर एक और बिंदु पड़ता है हमारा इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाता है भारत का, जो कहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो भारत की भूमि में अगर देखा जाए तो ये है, और इंदिरा पॉइंट ये है यहाँ पे। तो ये आपने समझ लिया। देखो यहाँ पे अगर और समझाने की कोशिश करें हम, तो आप देख सकते हो, देखो भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कोयल, जो जम्मू कश्मीर में, जबकि मुख्य भूमि में स्थित दक्षिणतम बिंदु केप कमोरिन है, जो कहाँ पे पड़ता है, कन्याकुमारी में। वहीं मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो 2004 की सुनामी में डूब गया था। और भारत का पूर्वी बिंदु किबुध अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम बिंदु गोरमाता कहाँ पे पड़ता है हमारा, गुजरात में। गोरामोती या गोरमाता या सरकरीर इस नाम से भी जानते हैं इसे। अब देखो एक बार अगर हम फिर मैप लगाने की कोशिश करें तो देखो मैप पे हम फिर समझते हैं इन बिंदुओं को। तो देखो ये बिंदु क्या है हमारा, गोरमाता है, यहाँ पे जो पड़ता है। और ये बिंदु क्या है, किबुधु है। और ये बिंदु इंदिरा कोयल है यहाँ पे। और ये बिंदु क्या है यहाँ पे, केप कमोरिन। और नीचे यहाँ पे पड़ता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो आगे करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार और उसका प्रभाव। तो अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत के मध्य से लगभग, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। और कर्क रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से। उसमें कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। और ये झारखंड की रांची पड़ती है इसके पास ही, झारखंड की राजधानी है रांची।
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और पड़ोसी देश हमारा बांग्लादेश। इसका एक ट्रिक रहता है मित्र बन जा छमराऊ, इससे आप याद कर सकते हो। मित्र से माँ से हो जाता है मिजोरम, त्र से हो जाता है त्रिपुरा, बा से बंगाल, झा से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, रा से राजस्थान। तो ये हमारे यहाँ पे राज्य हो जाते हैं। मित्र बन जा छमराऊ से आप याद कर सकते हो। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक की जरूरत नहीं रहती, आप मैप को, पॉलिटिकली मैप जो भारत का है उससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। देखो ये मैंने यहाँ पे मैप लगा रखा है, तो देखो मैप से यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये है, क्या है हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको क्या बोला जाता है, कर्क रेखा बोला जाता है। तो देखो कर्क रेखा कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। देखो गुजरात, गुजरात के बाद क्या पड़ेगा हमारा, मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे आता है जो गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों से सटा हुआ है। इसके बाद मध्य प्रदेश से ही कटा हुआ हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना। अब छत्तीसगढ़ के बाद क्या आ जाता है हमारा झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, फिर देखो बांग्लादेश, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा भारत से गुजरती है। और कर्क रेखा किसे कहा जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो देखो ये हमने मैप की सहायता से समझ ही लिया है, ट्रिक की सहायता से भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं देशांतरी विस्तार। तो देखो अगर हम देशांतरी विस्तार और उसके प्रभाव की बात करें तो भारत से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर एक रेखा गुजरती है, ठीक है ना। भारत के से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 82.5 डिग्री देशांतर। तो इसी रेखा को क्या है, एक मानक समय रेखा मान लिया गया है। प्रत्येक देश की क्या होती है, एक मानक समय रेखा होती है। उसी प्रकार भारत की एक मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री को पूर्वी, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है उसको क्या मान लिया गया है, भारत की मानक समय रेखा मान लिया गया है, ठीक है ना। तो भारत की मानक समय रेखा किसे कहा जाता है, साढ़े पूर्वी, जो 82.30 डिग्री है, 82.5 डिग्री है, उसको क्या कहा जाता है, भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। और यह कहाँ से गुजरती है, यह इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन इसमें कई बार पूछता रहता है कि ये कौन से राज्य से नहीं गुजरती है और कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसमें रहता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसको भी मैप पे देखने की भी कोशिश करेंगे। अगर हम भारत की मानक समय जो रेखा है 82.5 डिग्री, ठीक है ना, वो ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, 0 डिग्री को क्या बोला जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, ठीक है। ग्रीनविच रेखा कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर को क्या बोला जाता है, ग्रीनविच रेखा। अगर हम उससे अपना टाइम की समय देखने की कोशिश करें तो उससे हमारा जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है। अगर हम भारत में ही समय देखें, भारत में पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के समय में डिफरेंस देखें तो 2 घंटे का अंतर आता है। कितने घंटे का अंतर आता है, यहाँ पे कि बुध है और यहाँ पे क्या पड़ता है हमारा गौर माता। यहाँ पे 2 घंटे पहले सूर्य उगता है और यहाँ पे गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्य उगता है। तो इतना समय में डिफरेंस रहता है, ठीक है ना। तो देशांतरी विस्तार और उसका प्रभाव की बात करें तो क्या होता है, सूर्य यहाँ पे सबसे पहले कहाँ से निकलता है, पूरब से निकलता है। तो 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लेता है, ठीक है ना, 24 घंटे। तो यहाँ पे निकल के आता है कि जब भी सूर्य घूमता है तो 1 डिग्री जो घूमता है वो 4 मिनट में लगभग घूम पाता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होता है, 5.5 घंटे, जो 82.5 डिग्री अगर देखोगे तो 5.5 जीरो से तो कितना बैठ जाता है तुम्हारा 4, ये मतलब 5.5 घंटा बैठ जाता है। और अगर हम आगे बात करें तो देखो, अगर ये रह गया हमारा कि इसको अगर समझने की कोशिश करें हम कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। तो देखो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, अब मैप पर देख सकते हैं हम। देखो यहाँ पे अपन मैप पे समझने की कोशिश करें तो देखिए, अब देखो ये रही, ये कहाँ से गुजरती है, देखो उत्तर प्रदेश के कहाँ से, यहाँ पे पड़ता है लगभग इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद कहाँ से गुजरेगी, देखो मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से ही जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़,
और छत्तीसगढ़ के बाद थोड़ा सा गुजरेगी कहाँ से गुजरेगी, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कहाँ से निकल जाती है, सीधी आंध्र प्रदेश से। तो कई बार पूछता है कि क्या बिहार से मानक रेखा गुजरती है, तो बिहार से नहीं गुजरती है, ना ही तेलंगाना से, ना ही महाराष्ट्र से। तो देखो एक राज्य यूपी हो गया, यूपी से सटा हुआ मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इतने 5 राज्यों से ये मानक समय रेखा गुजरती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अगर हम बात करें भारत का जनानकीय आकार, अगर हम जनानकीय जनसंख्या की बात करें कि भारत में कितनी जनसंख्या निवास करती है और विश्व की कितने % जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। अगर हम जनसंख्या के मामले में देखें तो विश्व में सबसे पहला देश कौन सा है, चीन। और भारत में जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे विश्व की कुल जनसंख्या का 70.5% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है हमारी। इसके बाद आ जाता है हमारा भारत की कुल तटीय रेखा, ठीक है ना। उसकी बात करते हैं हम कि भारत की तटीय रेखा कौन कौन सी है और इसके क्या क्या नाम है, और स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो अगर हम भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है हमारी 15,200 किलोमीटर। तो कुल स्थलीय सीमा कितनी है हमारी, 15,200 किलोमीटर है। अगर हम तटीय सीमा की बात करें, तटीय रेखा की बात करें, तो भारत की जो तटीय रेखा है वो 6100 किलोमीटर लंबी है। ये तो देखो जो मुख्य भूमि से लगी हुई है वो क्या है हमारी सीमा, ये 15,200 किलोमीटर। और जो पानी से लगी हुई है, जो समुद्र से लगी हुई है, उसको क्या बोला जाता है, तटीय रेखा। तो वो कितनी है हमारी, 6100 किलोमीटर। अगर हम द्वीप समूहों को भी शामिल कर लें, इधर से लक्षद्वीप और इधर से अंडमान निकोबार, दोनों द्वीप समूहों को शामिल कर लें, तो ये कुल कितनी हो जाती है, 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। अगर हम भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य की बात करें तो वो हो जाता है हमारा गुजरात। तो भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। अगर गुजरात की तटरेखा की बात करें तो 1214.7 किलोमीटर इसकी तटरेखा लंबी है, ठीक है ना। अब इसके साथ ही साथ देखेंगे हम कि भारत की जो तटीय रेखा है उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है, ये चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये हमने मैप लगा रखा है यहाँ पे। तो देखो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का देखें तो गुजरात वाला जो एरिया है, गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र तक की जो तटरेखा है उसको क्या बोला जाता है, काठियावाड़ तट। क्या बोला जाता है, काठियावाड़ तट। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा कोंकण तट। तो कोंकण तट रहता है हमारा कर्नाटक और ये पूरा तुम्हारा गोवा और ये थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र का, तो इसको क्या बोला जाता है, कोंकण तट। इसके बाद रहता है केवल मालाबार तट, ये काफ़ी फेमस रहता है। मालाबार तट कहाँ पे, पश्चिमी साइड है, और कहाँ पे है ये, केरल में। तो केरल का जो तटीय मैदान है उसको क्या बोला जाता है, मालाबार तट। और जो तमिलनाडु का जो तटीय मैदान है उसको क्या बोला जाता है, कोरोमंडल तट। अगर देखो जो हम आंध्र प्रदेश का जो तटीय मैदान है उसको क्या बोला जाता है, उत्तरी सरकार तट। और जो उड़ीसा का जो तटीय मैदान है उसको क्या बोला जाता है, उत्कल तटीय मैदान। तो यहाँ तक ये हमारा तटीय मैदान यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। इससे जो नेक्स्ट बातें हैं, जैसे भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, भारत की किस देश से कितनी सीमा लगती है, भारत का पॉलिटिकल मैप, कौन से राज्य की सीमा किस किस राज्य से लगती है, ये सब देखने का प्रयास करेंगे। तो आज का लेक्चर आशा करता हूँ आपके लिए लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।